हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे हैं। आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को सोच सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1961 में। कैसे, देखिए 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई। यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। आप ध्यान में रखेंगे कि बर्लिन की दीवार का गिरना दोनों जर्मनी यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई। ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे हैं। आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 1917 में। कैसे, देखिए 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी क्रांति होती है। समाजवादी क्रांति को रूस की क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह क्रांति मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति का नायक किसे माना जाता है। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी व्लादिमीर लेनिन जी को। कैसे, देखिए व्लादिमीर लेनिन को 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है और व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी रहे थे। व्लादिमीर लेनिन सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष भी माने जाते हैं। व्लादिमीर लेनिन मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार माने जाते हैं और मार्क्सवाद को अमली जामा पहनाने में वे महारथी सिद्ध हुए थे। व्लादिमीर लेनिन को पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किए गए थे। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव। कैसे, देखिए मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के जब महासचिव चुने जाते हैं तब उनके द्वारा सोवियत संघ के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई जाती है और इस प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार प्रारंभ किए। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और ये सोवियत संघ के 1985 से लेकर 1991 तक अंतिम राष्ट्रपति रहे थे। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9/11 हमला कब हुआ था।
ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट मीन्स कि 11 सितंबर 2001 को। कैसे, देखिए 9/11 हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ा कर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया की एक खेत में जाकर गिर गया और इसी हमले को 9/11 कहा जाता है। अब इसे 9/11 क्यों कहा जाता है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, न कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। आप ध्यान में रखेंगे कि इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए थे। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की, क्योंकि 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और व्हाइट हाउस को जलाकर खाक कर दिया था, और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। और जहां तक जान माल की हानि का सवाल है, तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। आप ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका 1776 में एक राष्ट्र बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला कभी नहीं झेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, कब चलाया गया। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1990-91 के दौरान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है, आइए इसे समझते हैं। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। आप ध्यान में रखेंगे कि इस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे और इन्हीं के नेतृत्व में यह सब किया जाता है। जब यह मामला यूएनओ पहुंचा तो यूएन ने इराक को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, पर इराक नहीं माना। इसलिए यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग यानी कि सैनिक कार्यवाही की अनुमति दे दी। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध जंग छेड़ दिया और इराक को परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान में रखेंगे कि यूएनओ के द्वारा चलाए गए इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। कैसे ये अमेरिकी सैन्य अभियान कैसे था, क्योंकि एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक प्रकार से अमेरिकी सैन्य अभियान था। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। आप ध्यान में रखेंगे कि इस युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि इस युद्ध का सीधा प्रसारण टीवी यानी टेलीविजन पर किया गया था और इस कारण से इसे वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं।
और इस युद्ध में अमेरिका ने बड़े विज्ञापनी अंदाज में उच्च तकनीक व तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। इसके चलते इसे कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में तेजी से बढ़ने लगा और पहाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभाव भी बढ़ गया। हालांकि आप देखेंगे तो युद्ध में नुकसान ही होता है, चाहे कोई राष्ट्र जीते या हारे। हारने वाले का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ जीतने वाला का भी नुकसान होता है, क्योंकि जीतने वाले राष्ट्र के भी सेना के सैनिक मारे जाते हैं और युद्ध के लिए हथियार पर पैसा खर्च होता है। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका को इस युद्ध से नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जहां तक लाभ हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद अमेरिका के हथियारों की बिक्री में तेजी आई। युद्ध के बाद अमेरिका को जर्मनी से, जापान से और सऊदी अरब से बहुत पैसा मिला, क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को अपने हथियार बेचे थे। और प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात भी जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में टेक्नोलॉजी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कब चलाया गया। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 1998 में। कैसे, देखिए, अमेरिका में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई बिल क्लिंटन के दौर में होती है। बिल क्लिंटन को विलियम जेफरसन क्लिंटन के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान में रखेंगे कि 1998 में केनिया और तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अतिवादी इस्लामी आतंकवादी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को जिम्मेदार माना। इस हमले के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान, अफगानिस्तान के अल-कायदा ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। आप ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए यूएनओ की अनुमति नहीं ली। इस तरीके से अमेरिका ने यह दिखाना चाहा कि वह यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी परवाह नहीं की और कुछ नागरिक क्षेत्रों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। जब युद्ध होता है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, युद्ध के कुछ कानून होते हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए और यह नियम होता है कि नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी नहीं की जाएगी, क्योंकि आम नागरिकों को अनावश्यक विपत्ति में न डाला जाए। लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में नागरिक क्षेत्रों पर भी बमबारी की थी, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कब से कब तक चलाया गया। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2001 से लेकर 2014 तक। कैसे, देखिए, आपने यहां ध्यान रखना है कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका के द्वारा 9/11 हमले के जवाब में चलाया गया था। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। आप ध्यान में रखेंगे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र हैं। आप ध्यान देंगे कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम को चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 हमले का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। आप ध्यान देंगे कि 13 वर्षों के बाद 28 दिसंबर 2014 को प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम की समाप्ति की घोषणा की। तो इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखेंगे आप सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अमेरिका के द्वारा कब से कब तक चलाया गया। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 2003 से लेकर 2011 तक। कैसे, देखिए आपने ध्यान रखना है कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिका के द्वारा इराक पर यह सैन्य हमला क्यों किया गया? तो अमेरिका लंबे समय से इराक पर इल्जाम लगा रहा था कि इराक व्यापक पैमाने पर जनसंहार के हथियार यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। अमेरिका ने कहा कि यह हमला उसने उस पर इन हथियारों को बनाने से रोकने के लिए किया है। यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका को इराक के खिलाफ हमले की आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि जांच के दौरान एक भी हथियार नहीं मिला था। फिर भी अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया और पूरी दुनिया के सामने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमले का मकसद कुछ और ही था, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार का कायम करना। दोस्तों आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि इस ऑपरेशन को चलाने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारंभ कब से माना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी 1991 के बाद से। कैसे, देखिए दोस्तों आपको पता है कि शीत युद्ध के समय 2 अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था, यानी शक्ति का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन 2 अलग अलग शक्ति केंद्रों के प्रतिनिधि थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में जब एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा, तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में आ जाती है, उसके कैप्चर में आ जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है, तो इसे ही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नाम दिया जाता है। आप ध्यान में रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का यदि एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित रहता है, और वर्चस्व को हम लोग इंग्लिश में हेजीमनी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।